नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे मेरी और आपकी बात हुई थी कि भूगोल की कक्षा के साथ साथ हम इतिहास की भी कक्षा प्रारंभ करेंगे, उसी क्रम में आज इतिहास की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। भूगोल की कक्षा में हमने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो छूटे हैं वो भी कवर हो जाएंगे। बाकी उसकी टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी प्रारंभ होगी। अब आज से इतिहास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों के मित्रों में, आपके संबंधियों में जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगे हैं और वो अभी किसी कोचिंग संस्थान में या कहीं पे पढ़ नहीं रहे हैं, तो उनको आप मेरा वीडियो दिखाइए, उनको प्रेरित करिए कि यहाँ पे सारे तरह की परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, वो विषय आपको सारी परीक्षाओं में काम आएगा। इवन आप सिविल सर्विसेज के लिए भी जाएंगे तो उसमें भी ये आपके काम ही आएगा। बाकी आपकी सीटेट और अभी लेखपाल की वैकेंसी आएगी, फिर सचिव की वैकेंसी आएगी, और बाकी जितनी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, इस सब के लिए ये मेरी जो वीडियो है आपकी उपयोगी। तो आइए आज शुरू करते हैं इतिहास। दोस्तों, इतिहास है क्या? इतिहास क्या है, पहले ये समझते हैं। इतिहास का अगर सीधे सीधे देखा जाए तो इतिहास का तात्पर्य होगा कि प्राचीन समय में घटी हुई घटनाएं, जो प्राचीन समय में हो चुकी हैं वो घटनाएं। अब इसमें दो तरह का है, एक तो निश्चित घटनाएं, निश्चित तिथि, और एक जो हमारे पास लगभग एस्टिमेट टाइम है कि हाँ इतने दिन पहले ये घटना हुई होगी। हमें पता है कि मानव का प्रादुर्भाव बहुत हजारों साल, लाखों साल पहले हुआ था, पर हमारे पास एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब हुआ था, या एग्जैक्ट सन नहीं है कि कब हुआ था। सन जानने से पहले, सन में आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे बीसी लिखा होता है, कहीं पे एडी लिखा होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब होता है एनी डोमिनो। बिफोर क्राइस्ट मतलब ये जो लेते हैं कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। आपका इस तरह लिखा होता है बीसी, या हिंदी में बीसी। इसको और करेंगे रूपांतरण तो ईसा पूर्व। मतलब कि इनका जन्म, मतलब ये जो समय है ये ईसा के इतने समय से पूर्व की घटना है। ये एक एस्टिमेटेड टाइम होता है, ठीक है। अब जो घटनाएं घटी उनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो उनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो उस समय आपका एक भुर्ज पेड़ होता है, उसकी छाल पे लिखते थे, भोजपत्र कहते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति में भोजपत्र पे लिखते थे, उसे पांडुलिपि कहते थे, या ताड़ के पत्तों पे लिखा जाता था, पांडुलिपि। तो जो वो पांडुलिपियां थी वो पूर्णतया सुरक्षित नहीं रह पाई। मतलब जो हमारे पास आज की डेट में जो है, या तो उसका रूपांतरण वर्जन है, क्योंकि कीड़े मकोड़े, मतलब प्रिजर्वेशन का हमारे पास टेक्निक नहीं था कि हम उसको प्रिजर्व कर पाए, तो कीड़ों ने खा लिया, चूहों ने खा लिया। इस वजह से जो हमारे पास पहले की हैं, जब तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था उससे पहले की, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, वो रूपांतरित हो गई हैं। पर जब से कागज का रूपांतरण हो गया, तकनीकी विकसित हुई, तो वो जो उसके बाद की डेट है, उसके बाद के जो तथ्य हैं वो तो कंफर्म है, लेकिन उससे पहले वाले जो हैं वो एस्टिमेटेड है कि हाँ लगभग इतने साल पहले, हाँ लगभग इतने साल पहले। उसमें से भी, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि मौर्य साम्राज्य का नाम सुना होगा आपने। मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही महान शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी तथ्य हमें मिलते हैं, जो भी जानकारियां हमें मिलती हैं, वो जानकारियां हमें अशोक द्वारा उत्कृष्ट शिलालेखों से मिलती हैं। अशोक ने पूरे भारत में, जो मौर्य साम्राज्य था वो आपका, जब अखंड भारत था, आपका वर्तमान बांग्लादेश, फिर इधर अफगानिस्तान, नीचे कर्नाटक में मैसूर, और ऊपर हिमालय की पहाड़ी, ये पूरा मौर्य साम्राज्य था।
सोचिए कितना महान शासक रहा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने इतने महान साम्राज्य की नींव रखी, इतना महान साम्राज्य बनाया। तो अशोक ने पूरे देश के चारों कोनों में शिलालेखों पर, गुफा में स्तंभ लेख, 3 तरह के लेख हैं अशोक के, मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, उस पे सारी चीजें उत्कृष्ट कराई। तो वो जो चीजें उत्कृष्ट है और वो जो शिलालेख हमें मिले हैं, जिनका प्रमाण हमारे पास है, वो तो निश्चित है वो घटनाएं घटी। लेकिन जो पांडुलिपियां बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, उनके कुछ अवशेष बचे हैं, उनका रूपांतरण करके उनको फिर से लिख के जो है, तो इसलिए वो एस्टिमेटेड है। तो ये तो हुआ इतिहास की बात। डार्विन ने कहा था कि मानव के पूर्वज बंदर थे, पर इस पे एकदम सत्यता नहीं है, इसे कोई सिद्ध नहीं कर पाया है, क्योंकि हमारे पास प्रमाण नहीं है कि मानव के पूर्वज बंदर थे। पर किन्हीं वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, भूगोल शास्त्रियों ने और जो इतिहासकार है उनके हिसाब से, बहुत लोगों के हिसाब से, कि मानव की शारीरिक संरचना नहीं बदली, अपितु इनकी सभ्यता का विकास हुआ। अब मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा मुझे लगता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। कोई बहुत ही गरीब परिवार है, उसका एक बालक पढ़ के किसी बहुत अच्छी जगह पहुंच जाता है, मान लीजिए कि प्रशासनिक सेवा में आ जाता है। उस परिवार का उसके अधिकारी बनने से पहले आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर कैसा रहेगा, ये आप सोचिए। और उसके अधिकारी बनने के बाद, उसका समृद्ध व्यक्ति बनने के बाद उसका सामाजिक स्तर, उसका आर्थिक स्तर कैसा होगा, कंपेयर करिए तुलनात्मक ढंग से। क्या उसकी शारीरिक संरचना बदली? नहीं, उसकी शारीरिक संरचना नहीं बदलेगी, लेकिन उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। ऐसे ही मेरे हिसाब से ऐसे ही पहले भी हुआ होगा कि मानव की शारीरिक संरचना नहीं बदली होगी, मानव की सभ्यता बदली होगी। अब जैसे लगभग 20,000 साल पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ, कहीं कहीं पे 3-4 लाख साल पहले की बात है, तो मानव सभ्यता का विकास हुआ। मतलब अलग अलग किताबें हैं, आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, पर जब हमारे पास जो तथ्य है 12,000 साल पहले से स्टार्ट है, जो आपका मध्य पाषाण काल है, बाकी 12,000 साल पहले से, और जो आपका 20,000 साल पहले और 3 लाख साल पहले, तो उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो मानव उस समय सीख रहे थे। तब जब वो सीखते सीखते क्रम में आगे बढ़े, तो आपका जो अखंड भारत था, आपका अफगानिस्तान में सुलेमान और किरधर की पहाड़ियां हैं, तो उस घाटी में सबसे पहले मानव ने आपका गेहूं और बाजरा, जौ का खेती किया। तो वहां पे उसने वो उगाना सीखा। फिर आपका विंध्य पर्वत के उत्तर में, मतलब जो विंध्य पर्वत के उत्तर में और गारो खासी पहाड़ियां हैं उसके पश्चिम में, इन क्षेत्रों में, मतलब ये जो क्षेत्र हैं वो आपका, आप मानचित्र देखिएगा तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये क्षेत्र आते हैं। तो जो आज भी धान की पैदावार ज्यादा होती है पश्चिम बंगाल वगैरह में, क्योंकि बारिश अच्छा मिलता है। जब मैंने आपको भूगोल में पढ़ाया, परसों वाला वीडियो देखिएगा कि बारिश की अच्छी मात्रा वहां पे क्यों मिलती है, तो ये इससे आपको पता चलेगा। और भौगोलिक दृष्टि से, मतलब प्राचीन काल से ही ये ऐसे समृद्ध रहा होगा भौगोलिक स्थिति से, जिस वजह से फिर मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता गया, फिर वो चीजें वो सीखते गए, वो उसको और उत्कृष्ट करते गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये बस सोचिएगा कि मैंने यहाँ पे ये सारे हाईलाइट कर रखे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन सारे तथ्यों में जितना ये मैंने सर्कल कर रखा है, ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर से बताता हूँ कि हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। लगभग 3500 साल पहले रचित ग्रंथ है, ठीक है। पश्चिमी सभ्यता में हिस्टोरिका, एक यूनानी व्यक्ति थे हेरोडोट्स, उनके द्वारा रचित पुस्तिका है हिस्टोरिका। हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, मतलब इतिहास के पिता। लेकिन कहां पर?
यूनान में, मतलब पश्चिमी सभ्यता में हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री है। लेकिन भारत में ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी ग्रंथ है। इसके बाद बाकी जो तीनों आपके वेद हैं, इसके बाद है वो उत्तरकालीन वैदिक हैं, वैदिक कालीन हैं। मैं वो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए आप इतना जानिए कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और 3500 साल पहले लिखा गया है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, उसी में आर्यों को भारत जो है, भरत समूह, आर्यों का जो समूह होता था उसको भरत नाम से पुकारते थे। ठीक है, बाद में वही आके भारत प्रचलन में आ गया, क्योंकि पहले जो आपके मानव सभ्यता है वो नदियों के फली फूली, तो नदियों के किनारे रहने की वजह से इन समूह को भरत कहा जाता था। बाद में ये भारत नाम से ही प्रचलित हो गया और ये पूरे देश का नाम ही भारतवर्ष हो गया। ठीक है, यूनानी और ईरानी, तो इन दो देश वालों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, उस समय के भारत पर आक्रमण किया था। तो सिंधु नदी के किनारे चूंकि ये लोग रहते थे उस समय, जो वो सभ्यता विकसित थी वो सिंधु नदी के किनारे विकसित थी। इस वजह से सिंधु नदी को ये इंडस कहते थे। ये दो देश वाले सिंधु को इंडस कहते थे और उस किनारे रहने की वजह से उस पूरे भूभाग को इंडिया कहा जाने लगा, आगे प्रचलन में आ गया। तो परीक्षा में पूछा जाएगा, देखिए इससे कई प्रश्न बन सकते हैं कि सभ्यता, मानव सभ्यता, प्राचीन मानव सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सिंधु नदी को यूनानी और ईरानी क्या कहा करते थे? इंडस कहा करते थे। इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इंडस से हुई। किस नदी पे इंडिया नाम रखा गया? सिंधु नदी। ठीक, इतने प्रश्न इस दो तथ्य से आपके कंप्लीट हुए। अब देखते हैं मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। इससे पहले एक और है पूरा पाषाण युग। ठीक है, वो 12,000 साल पहले से 20,000 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का आप लिख लीजिएगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं भूल गया हूँ, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, पूरा पाषाण युग 20,000 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक, जब धीरे धीरे मानव सभ्यता विकसित हो रही थी, मंद गति से आगे बढ़ रही थी। मध्य पाषाण युग में मानव ने घर बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, अब तथ्य आपका, घर बनाना प्रारंभ कब किया? इतने साल के बीच में। ठीक, घर बनाना प्रारंभ किया। घर की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? इससे पहले मैंने आपको बताया कि उससे पहले वो लोग घूमते रहते थे, एक जगह संसाधन खत्म कर देते थे, फिर इन्होंने जहां ये जाते थे वहीं पे भी इनकी समझ विकसित हुई होगी। तो इनको लगा होगा कि बारिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है, हमें छिपने के लिए कुछ अस्थायी चाहिए। तो ये जमीन खोद के, सबसे पहले जमीन खोद के वहीं पे घर बना लेते थे। जमीन खोदा, वहीं पे घर बना लेते थे। और इसी उसमें जो इतिहासकारों से पता चलता है कि कश्मीर में बुर्ज नामक स्थान पे सबसे पहले जो घर बना था वो पाया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। फिर नवपाषाण युग आया 10,000 साल पहले तिथि। बाकी और तो वही सभ्यता चल रही थी, तो और इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बताने के लिए नहीं है। बस आप ये जानिए कि नवपाषाण युग कब है, तो 10,000 साल पहले। ठीक है, बस्तियों का प्रारंभ कब हुआ? 8,000 साल पहले। अब 8,000 साल पहले बहुत सारी घटनाएं हुई। ठीक है, उसमें क्या हुआ? गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए सर्कल कर रखा है पहले से ही कि कृषि का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले क्या उगाया? गेहूं और जौ। कहाँ उगाया? सुलेमान और गिरधर पहाड़ी की घाटी में। सुलेमान और गिरधर पहाड़ी है कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अभी वो भारत में नहीं है। ये अखंड भारत का, जब अखंड भारत था तब उसमें हिस्सा था, पर अभी ये भारत का हिस्सा नहीं है। पर जानने के लिए तथ्य महत्वपूर्ण, सुलेमान और गिरधर में गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ। सबसे पहले गेहूं और जौ वहां पे उगाया। उसके बाद पशुपालन प्रारंभ हुआ, बस्तियों का प्रारंभ हुआ मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता में, अभी जब मैं आगे बताऊंगा आपको, तो एक महत्वपूर्ण नगर था, वहां पे भंडार गृह मिले थे।
तो यहाँ पे बस्तियों का प्रारंभ हुआ। बस्ती का प्रारंभ हुआ मतलब जब ये कृषि प्रारंभ कर दिए, अनाज उगाने लगे, तो धीरे धीरे इनकी सभ्यता विकसित होने लगी। फिर ये घूमना इन्होंने छोड़ दिया। फिर ये एक जगह ही घर बनाना, पहले से ही घर बनाने का इनको पता चल गया था, जमीन खोद के घर बना लेते थे। तो फिर इनकी समझ विकसित हो गई कि अब एक ही जगह रुकते हैं, यहीं पे पशुपालन करते हैं, पशु उनके कई काम आ जाते थे और बस्ती बना लिया, वहीं पे बसने लगे। ठीक है, बसने का प्रारंभ एक तरह से हो गया। और विंध्य पहाड़ी के उत्तर में चावल का उत्पादन, मतलब कि आप ये समझिए, ठीक है, यहाँ पे गारो खासी की पहाड़ी है, यहाँ पे विंध्य पहाड़ी है, विंध्य के उत्तर में और इसके पश्चिम में, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, मतलब यहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, बिहार आ गया, झारखंड आ गया। मतलब ये जो अभी भी चावल उत्पादन यहाँ पे होता है, तो उस समय भी भौगोलिक रूप से ये समृद्ध थे। यहाँ पे चावल उत्पादन हुआ सबसे पहले। तो एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास कि कहाँ पे हुआ, तो इसलिए है कि विंध्य से उत्तर में, और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, पर गारो खासी पहाड़ी के पश्चिम में तो चावल का उत्पादन हुआ। और यहाँ पे सुलेमान पहाड़ियां इधर कहीं पे है, सुलेमान और किरधर, यहाँ पे गेहूं और जौ का उत्पादन हुआ। तो ये सारे तथ्य महत्वपूर्ण हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने जैसे बोला है वो स्क्रीनशॉट को आप ले ही लीजिएगा। हाईलाइट सारी चीजें की हुई हैं, तो अलग से इसको तथ्यवाद याद कर लीजिएगा। परीक्षा में ये सारे तथ्य ही आपसे पूछे जाते हैं। अगर लिखित परीक्षा होगी तो फिर आपको इतनी डिटेलिंग की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर करेगी। फिर आते हैं हड़प्पा सभ्यता पे। हड़प्पा सभ्यता जो प्रारंभ है उसका माना जाता है 4700 साल पहले, और 3900 साल पहले इसका अंत, मतलब समाप्त हो गई। 3900 साल पहले समाप्त हो गई, और इसका जो प्रारंभ है वो 4700 साल पहले है। मतलब इमारत बनाने उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। मतलब उस समय तक जाके उनकी सभ्यता इतनी विकसित हो गई थी, उनके पास तकनीकी का इजाद हो गया था कि वो अब इमारत बनाने लगे थे। मतलब ये जो आपके इसके मुख्य मुख्य नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, इन जगहों पर वो इमारतें बनाने लगे थे। उनकी सभ्यता इतनी विकसित हो चुकी थी। तो दो महत्वपूर्ण चीजें कि इसका प्रादुर्भाव कब है, इसका अंत कब है, ये दो तिथि इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला, जो पंजाब नामक जगह पाकिस्तान में भी है, मध्य देश में भी है, तो पंजाब जो पाकिस्तान में है वहां पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो वहीं पे खुदाई के दौरान हमें इसका पुरास्थल मिला। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल कहाँ मिला? पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान के, ठीक है, पाक के पंजाब में हड़प्पा सभ्यता का हमें पुरास्थल मिला। ये हो गया। कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले। ठीक है, अब प्रश्न में पूछा जा सकता है अग्निकुंड, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिले? कालीबंगा, लोथल में। ठीक है, तो ये दो जगह का नाम आपको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में बड़े भंडारगृह मिले। मतलब कि उस समय फिर ये लोग जाके, इनकी कृषि इतनी विकसित हो गई थी कि ये अधिशेष उत्पादन करने लगे थे। मतलब इतना अनाज उत्पादन करते थे कि ये बचा लेते थे और इसको भंडारगृह में सुरक्षित रखते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में भंडारगृह कहाँ मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। ठीक, देखिए कपास की खेती 7000 साल पहले लगभग कपास की खेती होने लगी थी मेहरगढ़ में। कपास जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ खेती है। मतलब ये आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सहयोग करती है। अभी भी, आज की भी कंडीशन में कपास हमारे देश में आर्थिक में बहुत वो करता है। आपका गुजरात वगैरह में जो कपड़ा उद्योग है वो इसी पे निर्भर है। मैं आगे भूगोल में जब कृषि आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपको बताऊंगा, अभी उसका वीडियो अपलोड करना बाकी है, तो वह मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में जो सिक्के, चूड़ियां, छोटे बर्तन वगैरह बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता में, वो फेयंस नाम की एक धातु थी, कृत्रिम धातु फेयंस, वो बनाते थे कुछ तकनीकी करके।
उससे फिर ये मन के चूड़ियां छोटे बर्तन बनाते थे। तो आपके लिए प्रश्न क्या है कि किससे मन के चूड़ियां और छोटे बर्तन बनाए जाते थे? तो फेयंस से। आर्क नाम का सिक्का उस समय चलता था। हेरोडेट्स जो है वो मैंने आपको बता दिया कि यूनानी व्यक्ति थे, हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। जो ये विकसित है, हिस्ट्री जो विकसित है वो ग्रीस में हिस्टोरिया एक वर्ड है, एक शब्द है, उससे विकसित है, जिसका मतलब होता है खोजबीन, छानबीन करना, मतलब तथ्यों का सही सही पता लगाना जो हमारे साथ घटित हो चुकी है। ठीक, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सारा आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, आपकी परीक्षा में काम आएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही आपको काम आए। मैं जो विषय पढ़ा रहा हूँ, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि मैं जो विषय पढ़ा रहा हूँ, या फिर इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, या फिर आगे जो भी विषय आपको पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही विषय आपको पढ़ाऊंगा कि आपको वो सारी परीक्षा में काम आए। और मैं ये विशेष रूप से आपसे कहूंगा कि जो भी जरूरतमंद हैं उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, उनको बोलिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये उनकी प्रतियोगिता में और प्रतियोगी परीक्षाओं में ये उनका हमेशा मदद करेगा। धन्यवाद।